हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। मैट्रिक बाई जीतू सर चैनल्स में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आज जैसा कि इस वीडियो का अगर देखा जाए तो मॉडल पेपर्स का लास्ट मॉडल पेपर है, यानी क्लास 12 के बच्चों के लिए हम लेकर के आए हैं हिंदी का पेपर। हिंदी का पेपर इम्पोर्टेंट पेपर्स है। देखिए, इसके बगैर कुछ नहीं है। अगर आपने हिंदी नहीं जानी तो कुछ नहीं जाना। लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो, एक्चुअली हम मैथ्स के भी टीचर हैं, बट आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी लेके आएंगे बायोलॉजी वाले। जो बायोलॉजी है, जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है उनको भी निराश नहीं करेंगे, उनके लिए भी हम लाएंगे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पेपर लेकर के आएंगे। तो वीडियो को देखना है विदाउट स्किप किए हुए, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है? तभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद में जो मॉडल पेपर्स हमने कराए थे उन सभी को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैथ्स में उनको हम बताएंगे पर एक्सरसाइज। तो वीडियो को ध्यान से देखना है विदाउट स्किप किए। स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने स्किप कर दिया तो समझ लीजिएगा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, 100% समझ में आएगा। साथ ही आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आज 2 तारीख है, तो आप के स्कूल्स की छुट्टी वगैरह हो चुकी हैं, तो अपने घर में बैठ के रजाई में आराम से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िए। देखिए, सुबह का मौसम होता है, ठंडा मौसम होता है, साथ ही बिल्कुल फ्रेश वातावरण होता है। तो इसलिए आप सुबह जो भी लर्न करेंगे वो आपको 100% याद हो जाएगा। तो आपको सुबह ही सुबह रजाई में बैठ के आराम से पढ़ाई करनी है। लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है, ध्यान रखिएगा। लापरवाही करोगे तो लापरवाही का रिजल्ट आप सभी जानते हैं कि जितनी पढ़ मेहनत कर लोगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, क्योंकि पिछले 1 साल होने पे आया और लगभग तभी से आप कंटिन्यूसली इसकी पढ़ाई कर रहे हैं। तो भाई बिल्कुल अब लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। ध्यान से पढ़ना है और सही पढ़ना है। ये नहीं कि एज ए पढ़ना हो, ध्यान से पढ़ना है और सही पढ़ना है। सही पढ़ने का आप सभी मतलब जानते होंगे कि उसको सीरियसली पढ़ना है, ठीक है? तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पेपर की ओर। ये है क्लास 12 का हिंदी का पेपर। देखिए, 100 में से 100 नंबर का आएगा, यानी 100 में से 100। समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। देखिए, शुरुआत के 15 मिनट आपके प्रश्न पत्र को पढ़ना है, ठीक है? आफ्टर 15 मिनट तब आपको कॉपी सॉल्व करना है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। यानी इसमें कितनी खंड हैं? 2 खंड हैं और दोनों खंडों के आपको प्रश्न पत्रों को यानी प्रश्नों का आंसर आपको देना है। तो देखिए, खंड क में आपके दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन, तो आपको बताना है, ठीक है? जैसे प्रश्न नंबर फर्स्ट का आपको क दिया गया है, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? राइटर बताना है आपको। गोकुल नाथ, दामोदर शर्मा, नाभादास, मुंशी सदा शुक्लाल, ठीक है? तो ये आप अगर स्टार्टिंग में आपने पढ़ेंगे हिस्ट्री है, ठीक है, साहित्य के रिगार्डिंग, तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर ख, भारतीय हिंदी युग की पत्रिका, सभी को पता होगा कि भारतीय हिंदी युग की पत्रिका कौन सी है? कविवचन सुधा, सरस्वती, मर्यादा या हंस। तो ये आपको बतानी है कि कौन सी है। ग, हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान, ठीक है, दोबारा से उत्थान कब हुआ वो आपको पता होना चाहिए। सन 1918 में, सन 1900 में, या सन 1936 में, या सन 1938 में। तो ये आपको बताना है। देखिए, आप अगर सही से पढ़ेंगे तो 100% समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको 100% उसका जवाब, आपके सवाल का जवाब मिलेगा। अब है घ, सेवा सदन के रचनाकार कौन है? यानी सेवा सदन जो है इसके रचनाकार कौन है? देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मॉडल पेपर दिया गया उसमें से 40 या 50% की समथिंग, 40% थी तो कम नहीं, 50% तक आपका पेपर इसी में से आएगा, ध्यान रखिएगा। सेवा सदन के रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र, अज्ञेय, प्रेमचंद या हरिकृष्ण प्रेमी, कौन है ये आपको बताना है। पर्दा कहानी के लेखक, पर्दा कहानी के लेखक कौन है? ईसा अल्लाह खां, किशोरीलाल गोस्वामी, या यशपाल, या विष्णु प्रभाकर, ठीक है? वीडियो को देखें,
विदाउट स्किप किए हुए देखें तो आपको 100% समझ में आएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर फर्स्ट में दिए गए थे आपको पाँच क्वेश्चंस, सभी ऑब्जेक्टिव टाइप से। ऐसे ही प्रश्न नंबर 2 में भी आपको क्या दिए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप्स। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, आदिकाल का कौन सा ग्रंथ नहीं है? कीर्तलता, बीसलदेव रासो, आलाखंड या पद्मावत, ये कौन से आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, ये आपको बताना है। ख अष्टचाप के कवियों का संबंध है भक्तिकाल की, यानी अष्टचाप जो कवि थे उनका संबंध किस काल से है? राम भक्ति शाखा से, ज्ञान श्री शाखा से, प्रेमाश्री शाखा से या कृष्ण भक्त शाखा से? ये अष्टचाप के कवियों का आपको क्या बताना है, संबंध बताना है, किस काली काल से है, भक्ति काल से है। ठीक है, भक्ति काल की जो शाखा थी, राम भक्त, ज्ञानश्री, प्रेमाश्री और कृष्ण भक्ति, ये 4 शाखाएं थी, उनमें से किस शाखा से है, ये आपको बताना है। अब देखिए नेक्स्ट दिया गया है आपको, गो श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि कौन से हैं? यानी श्रृंगार और वात्सल रस के अमर कवि कौन से हैं? जैसे केशवदास, कबीरदास, सूरदास, कव्वर, बिहारी, तो ये आपको बताना है। ठीक है, एक तरीके से देखा जाए तो इसके अगर देखा जाए श्रृंगार वात्सल रस के अमर कवि कौन है? सूरदास। ठीक है, तो आप देखिए कबीरदास जी ने तो दोहे और रस से मतलब ही नहीं था। ठीक है, निर्गुणवासी थे, तो इस वजह से। ठीक है, बिहारी जी भी हो सकते हैं और केशवदास। ठीक है, बट सूरदास थे वत्सल। चांद का मुंह टेढ़ा है, रचना की विधा। चांद का मुंह टेढ़ा है, रचना की विधा कैसी है? काव्य है, उपन्यास है, निबंध है, कहानी है? तो ये आपके चैप्टर से ही लिया गया है, तो आपको देखना है कि आपके चैप्टर्स में ये किस रूप में है। ठीक है, अब है कविवर कबीरवाड़ी के डिटेक्टर हैं। कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल या नंद दुलारे वाजपेयी, ये आपको बताना है। यानी कबीरवाड़ी के डिटेक्टर हैं, ये आपको बताना है कि किसने उनको कहा है कि कबीरवाड़ी के डिटेक्टर हैं। ये कथन किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, या जयशंकर प्रसाद ने कहा है, या रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, या नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है? ये किसने कहा है, ये आपको बताना है। अब है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखिएगा, ये सभी जो क्वेश्चंस थे 1-1 नंबर के थे, यानी टोटल अगर आप बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और जो सभी होंगे 10 नंबर के। ठीक है, प्रश्न नंबर फर्स्ट में 5 मिलेंगे, प्रश्न नंबर सेकंड में 5 मिलेंगे, यानी टोटल आपको 10 नंबर के मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। यानी आपको एक गद्यांश दिया गया है और एक अथवा के रूप में दिया गया है, तो दोनों में से एक आपको करना है। ध्यान रखिएगा 5 क्वेश्चन है, गद्यांश को पढ़ना है और उसमें से 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, और सभी क्वेश्चंस आपके 2-2 नंबर के होंगे। ध्यान रखिएगा, यानी टोटल आपके कितने नंबर का पेपर रहेगा? ये क्वेश्चन रहेगा आपका 10 नंबर का। हर एक क्वेश्चन 2-2 नंबर का रहेगा और टोटल आपका गद्यांश जो है 10 नंबर का है। आप पहले वाले को कर सकते हैं या दूसरे वाले को कर सकते हैं, दोनों ही आपके 10-10 नंबर के हैं, अलग नहीं है केवल, बट दोनों में से करना एक है, दोनों नहीं करने हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों बिल्कुल भी नहीं करने हैं। जैसा दिया गया है, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारिस्थितिक सम्मेलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एकरूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करते हैं। समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है। तो ये बताना है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। ये आपके किसका है? आपके गद्य संकलन से ही लिया गया है, तो आपको बताना है इसके पाठ व लेखक का नाम बताना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित अंश है यानी समन्वय युक्त जीवन राष्ट्र का सुखदायी रूप है, इसका आपको रेखांकित अंश की क्या करनी है? एक्सप्लेनेशन करनी है। व्याख्या, प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है? जैसे आपने पढ़ा जंगल में क्या क्या मिलता है, जैसे जंगल में जिसका अनेक लता वृक्ष और वनस्पति,
मिलती हैं लता वृक्ष और वनस्पति। तो यही चीज़ आपको लिखनी है। जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है? सभी को पता है जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है? समुद्र से मिलता है, सागर या समुद्र। तो ये आपको आंसर देने हैं। अगर आप सही से पढ़ोगे तो 100% इसमें आंसर आपको मिल जाएंगे। राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति में क्या कर सकती हैं? यानी समन्वय। क्या कर सकती हैं? समन्वय प्राप्त कर सकती हैं, समन्वय प्राप्त कर रही हैं। तो ये चीज़ आपको बतानी है। अथवा देखिए इनमें आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आपको सेकंड भी दिया गया है अथवा के रूप में, नए शब्द नए मुहावरे एवं नई रीतियों के प्रयोग से युक्त भाषा की व्यावहारिकता प्रदान करना ही भाषा में आधुनिकता लाना है। दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गणने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता है, वरन नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों को व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करता है। तो ये भी आपको गद्यांश दिया गया। प्रत्येक गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। ये आपके चैप्टर से लिए गए, आपको पाठ और लेखक का नाम बताना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। रेखांकित अंश कौन सा है? वर्ण नए पारिभाषिक शब्दों को एवं नूतन शैली प्रणालियों के व्यवहार में लाना ही भाषा को आधुनिकता प्रदान करता है। ये आपको रेखांकित अंश है, इसकी आपको एक्सप्लेन करनी है। किन किन के प्रयोग से भाषा आधुनिक बनती है? आधुनिक भाषा बनने के लिए देखिए आपको नए शब्द होने चाहिए, नए मुहावरे होने चाहिए और नई रीतियों। समझ में आ गया? ये तीनों के से ही आधुनिक भाषा बनती है। भाषा का विकास कब नहीं होता है? यानी अगर कहा जाए भाषा के अगर सब विकास कब नहीं होता है, दूसरे शब्दों में केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों को गणने मात्र से ही भाषा का विकास नहीं होता है। नए शब्द गढ़ने का तात्पर्य क्या है? यानी नए शब्द गढ़ने का तात्पर्य क्या है? यानी नए नए शब्द की खोज करना, नए नए शब्द बनाना, यही नए शब्द गढ़ने मात्र का तात्पर्य है। स्पष्ट करना है आपको, एक्सप्लेन इसको सही से करना है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपको 10 नंबर का था। ठीक है, और 10 में आपको सभी क्वेश्चन 5-5 नंबर के थे, गद्यांश पढ़ना था और उसी में से उसके आंसर देने थे। समझ में आ गया होगा। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसी तरीके से जैसा कि आपने गद्यांश पढ़ा था सेम उसी तरीके से पद्यांश दिया गया है और ये भी आपका कितने का है? 10 नंबर का ही है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर्स का है। टोटल 5 क्वेश्चन हैं आपके इसमें भी। और इसमें भी जो क्वेश्चन है एक अथवा के रूप में दिया गया है। अथवा के रूप में है, दोनों में से एक करना है। तो जैसे इसमें दिया गया है, नील परिधान बीच सुकुमार खुला रहा अमृत अदुक खुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल मेघ वन बीच गुलाबी रंग। ओह वह मुख पश्चिम के वियोग बीच जब घिरते हो घनश्याम अरुण रवि मंडल उसको भेद दिखाई देते हो छविधाम। तो ये चैप्टर पद्यांश जो लिया गया है किस चैप्टर से लिया है, इसके कौन कवि हैं ये आपको बताना है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। जो रेखांकित अंश आपको दिए गए हैं, शुरुआत की 4 लाइन दी है, उनका आपको एक्सप्लेन करना है। मेघ वन बीच गुलाबी रंग में कौन सा अलंकार है? ठीक है, ये आपको बताना है। नीले वस्त्र में लिपटी नायिका की छवि कैसी दिख रही है, ये आपको चैप्टर पढ़ना है और आपको बताना है। परिधान और मृदुल का शब्द अर्थ बताइए। परिधान माने वस्त्र वगैरह होते हैं, मृदुल माने मीठी वाणी होती है, इसका अर्थ यही है। ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं। परिधान माने वस्त्र भी होते हैं, मृदुल माने होती है मीठी वाणी। अथवा अगर ये नहीं आता तो आप अथवा के रूप में कर सकते हैं। सभी 5 क्वेश्चंस के देने हैं। देखिए अगर आप 4 के देंगे तो आपको 8 नंबर मिलेंगे, 3 के जवाब देंगे तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन कितने का है? 2 नंबर का है, ध्यान रखिएगा। और या आप अथवा को कर सकते हैं, ये नहीं तो इस धारासी जग का क्रम शाश्वत, इस जीवन का उद्गम शाश्वत है गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास शाश्वत सच का यह रजतहास, शाश्वत लघु सहरों लहरों का विलास, हे जीवन के कर्णधार चिर जन्मय मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रणाम, करता मुझको अमृतत्व दान। तो प्रथम पद्यांश के पाठ में कवि का नाम लिखना है आपको।
रेखांकित दृश्य की व्याख्या करनी है, जो शुरुआत की 2 लाइन रेखांकित की गई हैं उसकी आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। नाव की गति देखकर कवि के मन में कैसे विचार आ रहे हैं वो आपको बताना है। कवि के अनुसार जीवन में क्या शाश्वत है, ठीक है, क्या शाश्वत है वो आपको बताना है। इस धरासा जग का क्रम में कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। अपना आप चैप्टर रीड करिएगा 100% समझ में आएगा। अब है प्रश्न नंबर 5 क। देखिए इसमें क दिया गया है खंड के रूप में। निम्न में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80%, 80 नंबर से कम नहीं होनी चाहिए। और किसी एक जो कवि है पोएटा तो उसका आपको एक्सप्लेन करना है, यानी उस लेखक का जीवन परिचय देना है और उसकी कृतियों का भी उल्लेख करना है। जीवन परिचय रहेगा 3 नंबर का और कृतियाँ रहेंगी 2 नंबर की। ध्यान रखिए, केवल आपने अगर जीवन परिचय ही दिया तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, उनकी कृतियाँ भी लिखेंगे तो आपको 2 नंबर और, यानी टोटल होगा आपका 5 नंबर का। इसमें है वासुदेव शरण अग्रवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो इन तीनों को लर्न कर लीजिएगा, इन्हीं में से एक आपका आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ध्यान से देखना है वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए। अब देखिए नेक्स्ट दिया गया है ख। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों को लिखिए। जैसा कि देखिए उसमें क्या थे, गद्य संकलन के कवि दिए गए थे, इसमें दिए गए हैं पद्य संकलन के कवि। इनमें से किसी एक को करना है। ये भी कितने का है? 5 नंबर का है। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंधिंगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। ये 4 हैं, चारों को याद कर लीजिएगा, इन्हीं में से एक 100% आपका आएगा। हमने कह दिया 100%, मतलब 100% ही आएगा, ध्यान रखिएगा, इनको याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिएगा। इसकी आपको समीक्षा करनी है। अथवा ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर ये नहीं आता तो अथवा के रूप में कर्णनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिएगा। इसका प्रमुख पात्र कौन है उसका आपको क्या करना है? चरित्र चित्रण करना है। अब प्रश्न नंबर 7, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्न प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर संक्षिप्त रूप में दीजिएगा। निम्नलिखित सीमा कितने की होगी? 80 शब्दों की, ठीक है। तो सर्व आधार पर निम्न प्रश्न में किसी एक प्रश्न पत्र का संक्षिप्त करना है आपको, ठीक है। ये आपके जो खंड काव्य है कौन सा है आप अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से उसमें देख सकते हैं, ठीक है। जैसे आगरा जिला में कौन सा है, मथुरा जिले में कौन सा है, हाथरस जिले में कौन सा है, उसी जिले के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपका देख सकते हैं लखनऊ जिले में कौन सा है, कानपुर में कौन सा है, उसी जो आपके ज़िले में चलता है तो उस ज़िले के अकॉर्डिंग आपको खंड काव्य को पढ़ना है और उसमें से एक का उत्तर दे रहा है। जैसे रसमति खंड काव्य के आधार पर प्रधान पात्र के चरित्र पर प्रकाश डालेगा। अगर यहाँ पर आपके यहाँ पर रसमति चलता है तो ध्यान रखिएगा केवल क के में से उसका देना है आंसर या अथवा का देना है, ठीक है। दोनों में से एक करना है आपको। अगर आपके यहाँ श्रवण कुमार खंड काव्य चलता है तो श्रवण कुमार की 2 क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से एक करना है, वो भी 5 नंबर का रहेगा। ऐसी ग मुक्ति काव्य अगर आपके यहाँ चलता है, मुक्ति काव्य यज्ञ, तो आपको मुक्ति यज्ञ में से आंसर आपको देना है। वैसे ही घ त्यागपथी है अगर आपके यहाँ पर खंड काव्य, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में पहचान कर सकते हैं। आपकी बुक्स में दिया गया है कि ये जो खंड काव्य है आपके किस डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है। आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य है। अणा सत्य की जीत खंड काव्य आपको पता करना है। अच्छा देखिए इनमें से केवल एक ही करना है, वो भी अपने डिस्ट्रिक्ट का। ये नहीं है कि अदर डिस्ट्रिक्ट का आपने कर लिया, क्योंकि आपका डिस्ट्रिक्ट कोड वगैरह सब कुछ होता है, आपके स्कूल का कोड वगैरह उससे पता कर सकते हैं कि ये आपके किस डिस्ट्रिक्ट का है। तो ये नहीं है आपको जो ईजी दिखा वो कर दिया, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का ही करना है, अपने ज़िले का ही करना है, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट में दिया गया है आपको खंड ख। इसमें दिया गया है, देखिए अब तक खंड क था, अब है खंड ख। खंड ख में दिया गया है, ये आपको दिया गया है संस्कृत गद्यांश है 2+5 यानी 7 नंबर का आपका टोटल गद्यांश है।
निम्नलिखित संस्कृत दानस का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसकी आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, संस्कृत में दिया गया है। जैसा कि दिया हुआ युवक मालवीय स्वकीयेन प्रभापूर्ण भाषाणेन जनान मानसम अमोहयत अतः अस्य सुहृदतम पाणवाक् वाक् पन्वी प्राय प्राप्य देशस्य श्रेष्ठतरां सेवां कर्तव्यं प्रेरितवन्तः। तदा स्नानम् अयं विधि परीक्षामूर्तिः प्रयागस्थे उच्च न्यायालये प्राणे वाक् कर्म कर्तुमारभत। विधिः प्रकृष्टज्ञानेन मधुरालापेन उदारव्यवहारेण चायं शीघ्रमेवं मित्रासां न्यायाधीशनाच समानभाज न म भवत। ठीक है, ये आपको संस्कृत का गद्यांश दिया गया है, इसको आपको एक्सप्लेन करनी है। अगर ये नहीं आता है तो आप दूसरा भी दिया गया है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो दोनों में से केवल और केवल एक करना है। ठीक है, अगर आप संदर्भ लिखेंगे ओनली कि ये किस चैप्टर से लिया गया है तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और आपको अनुवाद भी करेंगे तो आपको 5, यानी टोटल मिला के आपके 7 नंबर का है। अब ऐसे ही ख दिया गया है, निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। इसका भी आपको हिंदी में अनुवाद करना है, संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। ये भी आपका करने का है, 7 नंबर का है। जैसा कि दिया गया है, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीवाड़ भारती तस्या हे मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। तो इसका भी आपको एक्सप्लेन करना है, संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। या आप इसको कर सकते हैं, ज्ञानी मौनम क्षमा शक्त्यो त्यागो श्लाघ्यपर्य गुणा गुणानुबंधित्वात् तस्य प्रस्वा एवं। ठीक है, या आप इसको कर सकते हैं, दोनों में से एक करना है, दोनों नहीं करने। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कर नहीं आ रहा तो ख के दोनों कर देते। नहीं भाई, जो दिया गया है केवल उसी को करना है, अलग बिल्कुल भी नहीं करना है। अब है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर लिखिएगा। इसका आपको संस्कृत में उत्तर देना है किन्हीं दो के, यानी टोटल है आपके पास 4, और 4 में से क्वेश्चन ये जो आंसर देने हैं 2 के देने हैं। जैसा कि पहला दिया गया है, संस्कृत साहित्य से प्रमुखः कवि के संत, यानी संस्कृत साहित्य के प्रमुख कवि कौन है वो आपको बताना है। किम धनम सर्वा प्रधानम, कौन सा धन सर्वप्रधान है, ये आपका आंसर देना है। ज्ञानम प्रदीपः केन प्रज्वलित, ज्ञान के उत्सर्जन होने से, यानी ज्ञान प्राप्त होने से क्या मिलता है। ठीक है, क्या प्रज्वलित होता है वो आपको बताना है। या दिलीपः कस्य प्रदेश राजा थे, दिलीप किस देश के राजा थे। तो ये चारों में से केवल आपको 2 का ही आंसर देना है। प्रश्न नंबर 10, श्रृंगारस अथवा करुणरस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण दीजिएगा। तो श्रृंगारस या अथवा करुणरस की परिभाषा लिखनी है, उसका उदाहरण देना है। 1 नंबर का है। और ख श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखी है। दोनों में से एक करना है, ध्यान रखिए। जैसे क में श्रृंगारस अथवा करुणरस, तो या तो श्रृंगारस लिखना है या करुणरस की आपको एक्सप्लेनेशन परिभाषा लिखनी है, उदाहरण देना है। ठीक है, या ख में श्लेष अलंकार या दृष्टांत अलंकार की, दोनों में से एक की आपको परिभाषा और उदाहरण लिखना है, अलग अलग दोनों का ही नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। ग चौपाई छंद अथवा दुआ छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आपको दुआ छंद या चौपाई छंद दोनों में से एक को ही करना है, समझ में आ गया। वो एक की आपको उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। प्रश्न नंबर 11, निम्न में किसी एक विषय पर निबंध लिखिएगा। इन सभी में किसी एक पर विषय पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है, ध्यान रखिएगा। निबंध जो रहेगा आपको 9 नंबर का रहेगा। जैसे बेरोजगारी समस्या और समाधान, सर्वधर्म संभाव, किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, या गोस्वामी तुलसीदास। इनमें से किसी एक विषय पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब है प्रश्न नंबर 12। फर्स्ट, पावक का संधि विच्छेद होगा। तो पावक का कौन सा होता है, अ होगा, पौधन अकह, यानी पावक। ठीक है, फर्स्ट ही है, अ है, ध्यान से देखिएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप से ही हैं 12 वाले में। ठीक है, ग्रामर है, व्याकरण है आपकी। जैसे सेकंड है, प्रजति का संधि विच्छेद होगा, प्रधन एजते। ठीक है, ये सवाला सही है सेकंड का, प्रधन एजते। तो ये आपको बताना है।
त्रिजतीय हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक नंबर के हैं। जैसे थर्ड, पुस्तकालय में संधि है। पुस्तकालय में कौन सी संधि है? पुस्तक धन आला है। ठीक है, तो ये आपको बतानी है कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है या स्वर संधि है। ठीक है, यह संधि है या विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि है ऑब्वियसली। ठीक है, विसर्ग वगैरह लगते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ख, देखिए क था और ख में भी दिया गया है, निम्न किसी एक विग्रह करके समास का नाम लिखिएगा। विग्रह करने दशानन यानी दशानन यानी 10 मुख वाला। ठीक है, 10 आनन है जिसके, तो वो आपको बताना है कौन सा समास है और इसका विग्रह हमने बता ही दिया। तो वो आपको जैसे पंचानन, दशानन, अष्टानन, तो ये आपको बताने हैं। त्रिभुज है और ब्रह्मा है। ठीक है, ये जो इसमें काउंटिंग चलती है उस समाज के आपको एक्सप्लेन किया गया है। कृष्ण सर्पः, ठीक है, काला सर्प, तो इसमें नीला अंबर है जिसका पीतांबर, तो उस वाले समाज से लिया गया है। प्रत्येकम, प्रत्येक एक, तो इसमें आपको समास का बताना है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए लास्ट में दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर 13। ये कितने का है? आपका 8 नंबर का है। ध्यान रखिए, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन एवं प्रार्थना पत्र लिखिए। देखिए ये आपके घरेलू संबंधी हैं क्वेश्चन हैं। अगर आप बैंक में खाता खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आवेदन या एप्लीकेशन कैसे लिखनी है। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि दूसरों पर लिखवाते हैं, तो उसको बेटर है आप अच्छी तरीके से अपनी उसमें पढ़िएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगी। वो बहुत ही ईजी है, 8 नंबर मिलेंगे आपको सीधे सीधे। या आप शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिएगा। या आप डीएम को लिख सकते हैं एप्लीकेशन, जैसे आपके यहाँ पे फैली संक्रामक कोई बीमारी फैल गई है, ठीक है, जिससे बहुत लोग चपेट में आ गए हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप डीएम को कैसे लेटर लिखेंगे वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों में से केवल एक करना है, दोनों नहीं करने हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 14। क का फर्स्ट, निम्न में किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट लिखिएगा। ठीक है, धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट आपको लिखना है, स्पष्ट करना है। जैसे कृतः, कृतः में किसी, देखिए ये 3 दी गई हैं, 3 में से केवल एक धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट करना है कि धातु कौन सी है और प्रत्यय कौन सा है। ठीक है, तो तीनों में से एक का जवाब देना है आपको। जैसे कृतः, गतः, दत्वा। तो ठीक है, इनमें कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है आपको बताना है इसमें। सेकंड, निम्न में किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिएगा। ठीक है, इसमें आपको प्रत्यय लिखना है कि कौन सा प्रत्यय है। जैसे तीनों में से एक करना है, प्रभुता, रूपवती और गुणवान। इसमें आपको एक प्रत्यय का जवाब देना है केवल। ख, दीर्घांक शब्द में किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति अथवा तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिएगा। इसमें से केवल जो आपके कौन सी विभक्ति है रेखांकित पद में और नियम कौन सा है वो आपको बताना है। जैसे अपुत्रेण सह व ग्रामम अविवत वृक्ष संति सकृष्णाय नमः, तो ये आपको बताना है। तो ये था आपका क्वेश्चन क्लास 12 के बच्चों के लिए, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स था, तो ध्यान से देखिएगा, 100% समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट्स है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा। चैनल्स पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी वीडियो को स्किप नहीं करना। देखिए स्किप करोगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा, विदाउट स्किप किए हुए देखिएगा, 100% आपकी समझ में आएगा। तो आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।